जब कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कंप्लेंट डिसमिस कर दी है, तो कांग्रेस कैंप में थोड़ी सी तसल्ली का माहौल बना हुआ था। हेडलाइंस ने ये इम्प्रेशन दिया कि जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर से एक लंबी चल रही लीगल तलवार हट गई हो। लोगों को लगा कि शायद सालों से जो परेशानी इन दोनों के साथ चिपकी हुई थी, उस पर फाइनली एक लीगल पॉज लग चुका है। लेकिन लॉ और पॉलिटिक्स में रिलीफ अक्सर टेम्पररी होती है, क्योंकि वही परेशानी जो कुछ वक्त के लिए कम होती दिखी थी, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। इसका रीजन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस केस में एक नया और बड़ा मूव। और ये क्या है और क्यों वापस से राहुल और सोनिया गांधी की मुश्किलें शुरू हुई है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब नेशनल हेराल्ड केस का बैकग्राउंड समझे बिना आज का अपडेट समझना मुश्किल है। ये केस किसी पुलिस एफआईआर से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था जो बीजेपी लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ और लीडर्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर्स पब्लिश करती थी। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि एजेएल की वैल्यूएबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ₹2000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, उनको इनडायरेक्टली एक नई कंपनी के थ्रू कैप्चर किया और इस नई कंपनी का नाम था यंग इंडिया। ईडी ने जब इस केस में एंट्री ली तो उनका फोकस चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग पर था। ईडी का केस ये था कि एजेएल के शेयर्स को यंग इंडियन में ट्रांसफर करना एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, जिसका अल्टीमेट गोल एजेएल की प्रॉपर्टीज पर इलीगल कंट्रोल हासिल करना था। ईडी के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एजेएल, इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड द रेंट जनरेटेड फ्रॉम देम कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ईडी ने ये भी कहा कि गांधीज यंग इंडियंस के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, इसलिए उनका रोल सेंट्रल है। पर बात ऐसी है व्यूवर्स की कोर्ट में हियरिंग के दौरान गांधीज की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे केस को ट्रूली स्ट्रेंज एंड अनप्रेसिडेंटेड कहा था। उनका सबसे बड़ा सवाल था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बिना किसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां ईडी कह रही है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वहीं सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिपीटेडली कहा कि एक ऐसा केस है जहां ना तो कोई प्रॉपर्टी इलीगली यूज हुई है, ना उसे प्रोजेक्ट किया गया है और ना ही कोई पर्सनल इनरिचमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी, विदाउट लॉन्ड्रिंग, विदाउट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। पर अपने इसी थ्योरी के बेसिस पर ईडी ने अप्रैल 15 को एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी और इसमें सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं, बल्कि सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी जैसे कई नाम शामिल थे। लेकिन जब ये कंप्लेंट राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने आई तो कोर्ट ने पहले ये एग्जामिन किया कि क्या ईडी की कंप्लेंट लीगली मेंटेनेबल भी है या नहीं, और यहीं से केस का पूरा डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि कोर्ट ने दिसंबर 16 को ईडी की कंप्लेंट डिसमिस कर दी। जज विशाल गोगने ने अपने ऑर्डर में ये क्लियर कहा कि सिंस द प्रेजेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर्टेनिंग टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज फाउंडेड ऑन कॉग्निजेंस एंड समनिंग ऑर्डर अपॉन अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC filed by a public person, namely Dr. Subramaniam Swamy, and not upon an FIR, Cognizance of the present complaint is impermissible in law। अब जहां ये ईडी की एक बड़ी हार की तरह देखा जा रहा था, वहीं ईडी यहां रुकी नहीं है, क्योंकि ईडी ने इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ईडी ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है जिसमें ट्रायल कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर को गलत बताया गया है। इस पिटीशन में ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के प्रोविजंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और एफआईआर की रिक्वायरमेंट को अननेसेसरीली रिजिड बना दिया। ईडी का ये मूव लीगली काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ईडी के आर्गुमेंट से एग्री करता है तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है और ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस फिर से जिंदा हो सकता है। सोर्सेस के मुताबिक ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन अगले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए लिस्ट हो सकती है। मतलब वेरी सून इस केस में एक नया लीगल चैप्टर शुरू होने वाला है। अब व्यूवर्स, अगर आपको डिटेल में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताए तो कोर्ट का कहना था कि पीएमएलए के अंदर ईडी तभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनिशिएट कर सकती है जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो और शेड्यूल्ड ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पहले एक एफआईआर हो। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी ऑब्जर्व किया कि एन इन्वेस्टिगेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर्टेनिंग टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 इज नॉट मेंटेनेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एफआईआर और द ऑफेंस मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। इसका सिंपल मतलब ये था कि क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था और किसी एफआईआर से नहीं, इसलिए ईडी का पीएमएलए केस लॉ के हिसाब से खड़ा नहीं होता। ये ऑर्डर आते ही कांग्रेस ने इसे एक बड़ी लीगल जीत के तौर पर प्रोजेक्ट किया था।
पार्टी ने कहा था कि कोर्ट ने ईडी के मिसयूज पर स्टैंप लगा दिया है और ये प्रूफ है कि पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो जहां अब ईडी दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गांधी का डिफेंस भी उतना ही स्ट्रांगली वर्डेड रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि एक स्ट्रेंज एंड अनप्रेसिडेंटेड केस है where allegations of money laundering have been made without the use or projection of the property। उनका कहना है कि किसी तरह का पैसा लॉन्ड्रिंग के लिए यूज नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की गई। सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर पीएमएलए लगाना लॉ के स्पिरिट के खिलाफ है। कांग्रेस लीडर्स ने ईडी के ये एलिगेशंस भी रिजेक्ट किए हैं कि यंग इंडियंस का यूज एजेएल के एसेट्स को असर्व करने के लिए किया गया है। उनका आर्गुमेंट ये है कि जो लोन ट्रांजैक्शन था वो इसलिए किया गया ताकि एजेएल को डेट फ्री बनाया जा सके। कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है और इस ट्रांजैक्शन से किसी इंडिविजुअल को पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला। अब ये केस सिर्फ लीगल बैटल तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैटल फील्ड भी बन चुका है। बीजेपी इस केस को करप्शन और डायनेस्टी पॉलिटिक्स के नैरेटिव के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, जबकि कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मिसयूज का क्लासिक एग्जांपल बताती है। हर कोर्ट हियरिंग के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं और सोशल मीडिया पर डिबेट और ज्यादा तेज हो जाती है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। हाई कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सही था या गलत, बल्कि ये भी होगा कि पीएमएलए के अंदर ईडी के पास की बाउंड्री कहाँ तक जाती है। क्या बिना एफआईआर के ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला सकती है, या फिर ट्रायल कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन फ्यूचर केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट बनेगा। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए जो रिलीफ दिसंबर 16 के ऑर्डर के बाद मिली थी, वो अब अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ईडी का हाईकोर्ट जाना ये सिग्नल देता है कि एजेंसी इस केस को छोड़ने के मूड में नहीं है। ये लीगल फाइट अभी लंबी चल सकती है और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी उतने ही गहरे होने वाले हैं। फिलहाल के लिए नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर हेडलाइंस में है और जैसे जैसे हाईकोर्ट में हियरिंग होगी वैसे वैसे ये क्लियर होगा कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रेक था या एक रियल टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे हाई प्रोफाइल लीडर्स की होती है, तो कोर्ट का हर ऑर्डर सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल मैसेज भी होता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो in the comment section. Until then, keep following Law Chakra.